साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1858। साथियों 1857 की क्रांति के बाद इतनी विस्तृत और भयानक क्रांति हुई जिसके चलते अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि वह भारत के अंदर शासन चलाना बड़ा कठिन काम है। अब बगैर कुछ रियायत के सुधारों के हम भारत में आसानी से शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे समाज का एक शिक्षित वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, हर वर्ग अंग्रेजों का खुलकर विरोध कर रहा था और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और इतनी विस्तृत क्रांति होने के बाद अब अंग्रेजों को कुछ सुधार करके भारत में शासन को चलाना था और उसी को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद पारित किए गए 1858 का भारत शासन अधिनियम के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, इस अधिनियम के तहत कौन से प्रावधान जोड़े गए। तो बात करते हैं 1857 के भारत शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। साथियों भारत शासन अधिनियम 1858 के पहले प्रावधान की अगर हम बात करें तो वो ये है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन सीधा का सीधा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम है, उसी के आधार पर सीधा का सीधा भारत का जो शासन था वो महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। ये प्रावधान पहला प्रावधान है। तो हम बात करते हैं भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में सीधा। चला गया। ये पहला प्रावधान 1858 भारत शासन अधिनियम का है। उसके बाद साथियों हम बात करें गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल होता था अब उसका पद नाम बदलकर उसकी जगह वायसराय कर दिया गया। और साथियों जो पहला वायसराय बनाया गया वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो इस भारत शासन अधिनियम 1858 का दूसरा प्रावधान है कि गवर्नर जनरल का पद नाम गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया। और पहला जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यह प्रावधान 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। साथियों 1858 भारत शासन अधिनियम के अगले प्रावधान की अगर हम बात करें वो ये है कि एक नया पद सर्जित किया गया। भारत के अंदर एक नया पद सर्जित किया गया और वो पद था भारत का राज्य सचिव। और जो भारत का राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत के लिए एक अलग से राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और जो वो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य होता था। ये जो प्रावधान किया गया ये भी 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो हम बात करते हैं अगले प्रावधान की, वो ये है नया पद सर्जित किया गया। नया पद सर्जित किया गया और उसका नाम है भारत का राज्य सचिव। और ये जो राज्य सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ये जो प्रावधान किया गया ये भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। साथियों अगले इस भारत शासन अधिनियम 1858 की विशेषता की वो बात करें तो वो ये है कि इस अधिनियम के माध्यम से 1 नवंबर 1858 को
महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा की गई उसी को शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। साथियों, हम दोबारा बात करते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा की गई तो उसी घोषणा को, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को भारत में जो शिक्षित वर्ग था उसी शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। तो हम बात करते हैं महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया, इसने घोषणा की, वो की 1 नवंबर 1858 को। तो भारत के अंदर जो शिक्षित वर्ग था, भारत के शिक्षित वर्ग ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। और साथियों, हमें मौलिक अधिकारों की बात करें जिसका उल्लेख भारत के अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 और भाग संख्या 3 में जिसका उल्लेख है, जो हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं, उन्हीं को भी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग संख्या 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि उसमें अधिकारों के बारे में प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। साथियों, ये 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान है। बात करेंगे कल अगली क्लास के बारे में, जिसमें हम 1909 के अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।